हाय एवरीबॉडी, मैं देवांशु क्लिक टॉक्स में। आज चलो कुछ मिलके सीखें। एंड आज हम बॉर्डर की तरफ चलते हैं। आज हम जा रहे हैं डीएनपी, डेजर्ट नेशनल पार्क। और अगर डेजर्ट नेशनल पार्क की बात किया जाए तो अलियार जी 100% आते हैं। तो मैं अलियार जी को इनवाइट करूंगा एंड आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन है डीएनपी के ऊपर। अलियार जी हाय देवांशु नमस्कार। जी, हाय नमस्कार। नमस्कार। और आपका क्लिक टॉक्स में स्वागत है। धन्यवाद। हैप्पी जी, दिवाली सभी को। थैंक यू वेरी मच। एंड हमारे दर्शकों की तरफ से वही है। सो बिफोर हम लोग शुरू करें, मैं अपने जो एसोसिएट्स और जॉइंट एफर्ट्स हमारे साथ दे रहे हैं तो जी, मैं एक बार उनको भी अभिनंदन कर दूंगा। नेम इज वॉर ऑफ लेंसेस एंड भुवनेश्वर फोटोग्राफी विद चित्रवीतिका, ये शो को जॉइंट एफर्ट्स देने के लिए। तो हम लोग अभी डीएनपी में है और अलियार जी साथ में है। सो आपको बीच में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है, प्लीज सेंड योर क्वेश्चंस। इनका अलियार रोजानी जी का नंबर भी उस स्क्रीन पे डिस्प्लेड है। आफ्टर दिस शो यू कैन कॉल हिम, क्योंकि ये बहुत ही मैजिकल राइड जर्नी होने वाली है अलियार जी के साथ। सो अलियार जी, पहले ये बताइए कि जिस लोकेशन पे आप डीएनपी में रहते हैं उसके बारे में कुछ बता दीजिए पहले। सॉरी देवांशु जी, थोड़ा आवाज कट रहा है आपका। ओके, मैं अच्छा, डीएनपी में, डीएनपी और राजस्थान, ये एक कैसे एक कस्टमर आपके पास पहुंच जाए, तो ये नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सी है? नियरेस्ट एयरपोर्ट जैसलमेर है, जैसलमेर सिटी, जो डीएनपी से 50 किलोमीटर दूर है। जी जैसलमेर एयरपोर्ट भी है, जैसलमेर रेलवे स्टेशन भी है। जी। और कुछ और बताइए। डीएनपी डेजर्ट नेशनल पार्क, जिसे डीएनपी भी बोला जाता है, राष्ट्रीय मरी उद्यान भी बोला जाता है। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से तो वैसे भी जाना ही जाता है, लेकिन ऐसी कई स्पीसीज है जो डीएनपी में ही मिलती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो मिलता है, लेकिन ऐसी कई स्पीसीज है जो रेयर हो चुकी है, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वो भी डीएनपी में मिलती है। बर्ड हो गया या मैमल्स हो गए, ऐसी कई स्पीसीज है। डीएनपी थार डेजर्ट के नाम से भी है और राष्ट्रीय मरी उद्यान मरुस्थल के नाम से भी। डीएनपी 3162 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ, जिसमें दो सिटी अपन कर सकते हैं, दो सिटी जुड़ते हैं, जैसलमेर और बाड़मेर। दो जिले की सीमा इसमें जुड़ती है और इसमें 52 विलेजेस आते हैं जो डीएनपी के अंदर आते हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि डीएनपी के अंदर विलेजेस भी हैं और बर्ड भी है। और सबसे बड़ी बात, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड भी पब्लिक और लैंड में सर्वाइव कर रहा है। जी बाकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सर्वे के मुताबिक अभी 150 नंबर्स डीएनपी में है। बाकी डीएनपी में आप देख सकते हो पहाड़ी एरिया भी है, डेजर्ट का एरिया भी है और तालाब वगैरह सूखा एरिया सब है। जी, ये बढ़िया इंफॉर्मेशन है। एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात कर रहे हैं तो वो आधे इधर और आधे उधर हैं, पाकिस्तान की तरफ भी हैं। जी। जी।
सो ग्रेट ये slides, जी बोलिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैवी वेट फ्लाइंग बर्ड है, और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये मेल का है। इसका वेट 15 से 18 केजी का होता है। जब ये फास्ट लेता है तो ये लंबी फ्लाइट नहीं लेता है, तो अपनी रफ्तार पकड़ने के लिए 2-3 फ्लाइट्स लेनी पड़ती है, क्योंकि ये हैवी वेट बर्ड है, उड़ने में इसको कई दिक्कत आती है। और अपन मेल का और फीमेल का अगर बात करें तो ये मेल है, इसकी गर्दन से लेके, इसकी गर्दन के नीचे से लेके जो पीछे तक देख सकते हैं ये काफ़ी मोटा है एरिया। और जो आपने पहले फोटो बताया जिसपे जियो टैगिंग लगा हुआ था, वो आप बता सकते हो तो बताओ। वो फीमेल है। जी और ये जो आप देख रहे हैं ये हैं कंजर्वेशन सेंटर में रखे हुए बर्ड। और सबसे बड़ी खुशी की बात मैं ये भी कहूँगा कि जिसे हम बोल रहे थे कि अब ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन राजस्थान सरकार, भारत सरकार और हवारा फाउंडेशन दुबई से जो सहयोग मिला, उससे आज 15 चिक्स कह सकते हैं अपन, चिक्स हो चुके हैं बर्ड के, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के। अब ये लुप्त होने की कगार पे नहीं है। आने वाले कुछ ही सालों में इसे बचा लिया जाएगा और काफ़ी अच्छे नंबर देखने को अपन को मिलेंगे डीएनपी में। ये आप लोगों की कोशिश बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप स्मॉल बर्ड देख रहे हैं, ये मेल है, ये भी मेल है, ये भी एकदम मेल है, बिल्कुल एडल्ट है। हाँ ये दोनों चिक्स, हाँ ये फ्लाइट में, ये फ्लाइट बहुत इसकी शानदार होती है, और ये बहुत ही हैवी वेट बर्ड होता है, इसको फ्लाइट लेने में काफ़ी दिक्कत आती है, और ये डिस्टर्ब भी बहुत जल्दी होता है। इसे एक तरह से शर्मिला बर्ड भी कहा जाता है। ये गाड़ी की आवाज़, आदमी के पैरों की आवाज़ या आदमी के आने का संकेत, ये कम से कम आधा किलोमीटर तक महसूस कर लेता है। और जी ये बहुत बहुत ही डरपोक पक्षी है, बहुत जल्दी उड़ जाता है। और मतलब अपन मान सकते हैं अगर ये 2-3 बार डिस्टर्ब हो गया तो ये ज़्यादा लंबी फ्लाइट ले लेता है। वाह। बट बट डीएनपी से बाहर बहुत ही कम बढ़ जाते हैं जो उड़ के पाकिस्तान जाते हैं। एक दो का मैं नहीं कह सकता, बाकी डीएनपी में ही सरवाइव कर रहे हैं। और इनको सबसे बड़ा नुकसान हैबिटेट की वजह से हुआ है। हैबिटेट मतलब मैं कह सकता हूँ जैसे कि नॉन कमर्शियल लैंड है ना, उस पे लोग ज़बरदस्ती खेती कर देते हैं। बाकी ज़बरदस्ती खेती करने से ये क्या है कि इसको अपने घूमने फिरने की जगह नहीं मिलती, और ये काफ़ी जगह अभी तो बिल्कुल टाइट हो गया है सिचुएशन, अभी खेती नहीं करने देते। जब पहले ऐसी हालात थे कि इसको जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें तो ये घूम सकता था, लेकिन प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर भी ऐसी काफ़ी गवर्नमेंट लैंड है जहाँ पे ये नहीं घूम सकता था, वहाँ पे अवैध खेती हो जाती थी। जी अवैध खेती से ये डिस्टर्ब होता था, लोग अवैध खेती में घूमते थे तो ये डिस्टर्ब होता, और ये डिस्टर्ब। मैं थोड़ा आपको इंटरफेयर करूंगा क्योंकि ये बिल्कुल एक स्क्रीन पे जो है आप ही के लिए ही है। ये अन्वय सरकार जी का मैसेज है, डीएनपी इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, आई विल ज्वाइन यू सून अलियार जी। धन्यवाद, धन्यवाद अनिवार्य सरकार जी को। हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। आप आइए और यहाँ पे एक्सप्लोर कीजिए, यहाँ पे बहुत ही देखने लायक चीज़ें हैं। एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं है, मैं आगे सारी जानकारी दूंगा आपको। जी जी ऐसी कई प्लीज। स्पेसिस है जो
TNP में मिलती है या फिर दुबई के डेजर्ट में मिलती है। हाँ, ये यहाँ पे थोड़ा रुकना, ये फीमेल है। इसके जी आप ऊपर देख रहे होंगे पीठ पे एक छोटा सा व्हाइट डॉट आपको दिख रहा होगा। हाँ जी। इस पे ये रेडिएशन लगाया हुआ है, मतलब ये फीमेल कहाँ कहाँ घूम रहा है, सर्वाइव कर रहा है, उसको ट्रैक करने के लिए। और अभी जो ये कंजर्वेशन का काम चल रहा है उन्हीं के थ्रू लगाया गया है। और जो एग्स कलेक्ट किए गए हैं उनमें भी ये हेल्पफुल है। ये फीमेल है और इसकी गर्दन और मेल की गर्दन में काफ़ी फ़र्क है। ये उससे छोटा भी होता है फीमेल, और उसका वेट भी कम होता है। फीमेल, सबसे बड़ी बात, ये एक ही अंडा देता है एक साल में। माय गॉड। वो भी पहले सेफ नहीं था, क्योंकि इसका इस अंडा देने के बाद काफ़ी समय लगता है उसको चिक्स निकलने में। तो फिर फॉक्स हो गया या कैट हो गई या फिर वाइल्ड आस हो गए, ऐसे कई चीज़ें। वाइल्ड आस तो सॉरी यहाँ नहीं है, नील गाय कह सकते हैं अपन, चिंकारा कह सकते हैं, या डॉग्स कह सकते हैं, वाइल्ड डॉग कह सकते हैं। वो क्या है कि उस अंडे को नुकसान पहुंचा देते थे। तो जैसे 10 अंडे एक साल में DNP में हुए तो उसमें 8 खराब हो जाते थे, 8 बचते ही नहीं थे। पहले ये सिचुएशन थी। इस बार बहुत ही अच्छा काम किया गया है। पिछले 1.5 साल में कम से कम 15 चिक्स हो चुके हैं, अंडे कलेक्ट किए गए हैं, और उनसे हेल्दी चिक्स भी बाहर आ चुके हैं और वो घूम रहे हैं कंजर्वेशन सेंटर में, बिल्कुल हेल्दी है। और आने वाले कुछ सालों में उन्हें वाइल्ड में भी छोड़ा जाएगा। और अब जो एक कलेक्शन हो रहा है उसमें आने वाले सालों में अपने को बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी। और ये सब आप लोगों के मतलब इतने एफर्ट्स आप सरकार, राजस्थान सरकार सब दे रहे बिल्कुल हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल। विश हम लोग वही विश करेंगे कि एटलीस्ट कंजर्वेशन में मतलब भगवान आपका साथ दे। एंड वेरी नाइस बिल्कुल एफर्ट। बिल्कुल। हम सबसे पहले वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सलाम करते हैं जिन्होंने ये काम किया, ये काम कर रहे हैं, उनके वर्कर्स जिनकी मेहनत आज रंग ला रही है। और राजस्थान सरकार का भी इसमें बहुत ही योगदान है, केंद्र सरकार का भी बहुत योगदान है। और रही बात, पहले पब्लिक का योगदान नहीं था इसमें, पब्लिक खिलाफ थी, पब्लिक सपोर्ट नहीं करती थी। लेकिन जैसे जैसे उनको जागरूक किया गया कि ये बर्ड अपने लिए फ़ायदेमंद है, आने वाली पीढ़ियों के लिए फ़ायदेमंद है, रोज़गार मिल सकता है आने वाली पीढ़ियों को लिए, तो फिर पब्लिक ने भी सपोर्ट किया। क्योंकि सबसे बड़ी बात, जब तक लोकल पब्लिक सपोर्ट नहीं कर सकती तो वो स्पीशीज नहीं बच सकती। जी। लोकल पब्लिक का भी सपोर्ट है। अब सबसे अच्छी बात हो रही है, बच्चे चिक्स निकल रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के, सब अच्छा हो रहा है। आने वाले समय में बहुत ही अच्छा होगा। अभी मैं बताऊं तो एवरीडे बस्टर्ड दिखता है, अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी देखते हैं और जो गाइड्स हैं वो भी देखते हैं, आने वाले क्लाइंट्स को भी दिखता है, वाइल्ड में दिखता है बिल्कुल आज़ादी से घूमता हुआ। उसको अब डिस्टर्ब कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हो गई स्ट्रिक्ट, डिपार्टमेंट हो गया स्ट्रिक्ट। तभी अब अपन सबसे बड़ा लॉस लॉस ये हो रहा है कि, सॉरी, जी बोलिए। मैं बिहाइंड द सीन ही सुनता रहता हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा तो लॉस जो हेविटेशन वायर लाइन है करंट वाली, उससे नुकसान हो रहा है। और जो हमारे यहाँ सोलर प्लांट अपन कह सकते हैं, जो
पंखे लगाए जाते हैं बड़े बड़े, वो लगे थे पहले, उससे इसको काफी नुकसान हुआ है। जी। तो इस बीच में आपके लिए और एक मैसेज है, ये है रोहित नयाल जी से। रोहित जी उत्तराखंड से हैं एंड लिखते हैं, ग्रेट टू सी यू ब्रदर। थैंक यू रोहित जी को। चलो, एंड वन मोर फिर आ गया। सॉरी, ये चलता रहेगा बीच बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं कोई सोमनाथ, नहीं। ये और मैं सोमनाथ बता रहा राव जी था से। सब, अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस वजह से कम हुए। जी। उसके 3 कारण है। एक हैबिटेट लॉस, एक हेवी टेंशन वायर, और तीसरा ये जो सोलर वाले पंखे लगते हैं ना बिजली उत्पाद करने के, ये डीएनपी के अंदर नहीं लगे हुए। आप आज भी आप आओगे ना डीएनपी, तो आपको बड़ा ही ताज्जुब होगा कि डीएनपी में रहने वाले 52 गांवों में लाइट नहीं है। गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है कि वहां पे बिजली की तारें लगाई जाए। अभी प्रोजेक्ट चल रहा है अंडरग्राउंड लाइन का, वो सबसे अच्छा है। और डीएनपी के अंदर से अगर कोई हाईवे या ऐसा कुछ निकलने का कोई अनुमति नहीं मिलती, आपको कोई रोड देखने को नहीं मिलेगा। तो होता क्या है कि टीएनपी जैसलमेर के बॉर्डर एरिया में, दोनों बॉर्डर, जैसलमेर का बॉर्डर और बाड़मेर का बॉर्डर, इसके कॉर्नर से गुजरता है। और जो सोलर प्लांट और हेवी टेंशन वायर लगे हुए हैं, वो बॉर्डर जाने वाली लाइन और कुछ विलेजेस में लगे हुए हैं। वहाँ क्रॉस करते हुए कई बस्टर्ड ने अपनी जान भी गंवाई है। आपने अभी पिछले 3-4 महीने में देखा होगा, 2 बस्टर्ड की न्यूज़ आई थी हेवी टेंशन वायर की वजह से और उस सोलर पंखे की वजह से। तो वो सबसे बड़ा कारण था। अभी हैबिटेट लॉस का मैं बताता हूँ। पहले जी। गवर्नमेंट खेती करने की अनुमति देती थी, पिछले साल 2 सालों से ये अनुमति हटा दी है, कोई खेती नहीं कर सकता। और जो गवर्नमेंट की खुली ज़मीन पड़ी है उसको भी फेंसिंग से प्रोटेक्ट करने का काम चल रहा है। तो आने वाले समय में जो ये 3000 स्क्वायर किलोमीटर है, ये बढ़ के और भी ज़्यादा हो सकता है। तो आने जी। जी। वाले, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आने वाले 5 से 10 साल में डीएनपी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बहुत ही अच्छे नंबर अपने को देखने को मिलेंगे। 22 साल का ये प्रोजेक्ट है। 22 साल का ये प्रोजेक्ट है, इसमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा जो काम कर रहे हैं। सैल्यूट है उनको जो ये मेहनत कर रहे हैं। और एक बर्ड को बचाने के लिए डिफ़िकल्ट होता है काफ़ी, बट हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो कहते थे कि बर्ड ख़त्म हो जाएगा, या लोगों में एक ये मिस इन्फॉर्मेशन थी, गलत इन्फॉर्मेशन थी कि ख़त्म हो चुका है या ख़त्म हो गया है। जी। मैं सभी को ये बता रहा हूँ कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ना ही ख़त्म हुआ है और ना ही होगा। अभी भी डीएनपी के अंदर 150 नंबर्स डीएनपी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सर्वाइव कर रहे हैं। और कुछ अंड एग्स इनसे भी नहीं कलेक्ट किए गए थे। तो 2-3 बच्चे हमको देखने को मिले थे जनवरी में, वो भी कुछ एग्स जैसे परमिशन होता है वैसे ही कलेक्ट किए गए एग। पहले 1 अंडे का परमिशन था, फिर 10 का मिला, फिर 15 का, वो तो जैसे गवर्नमेंट परमिशन देती है वैसे ही मिला। जी। जी। कुछ अंडे नहीं उठाए गए, तो वो बर्ड भी आज सरवाइव कर रहे हैं। और बर्ड को अब आज़ादी मिल गई है एक खेती से। और सबसे बड़ा, जो गाय भैंस वगैरह चरते थे ना, उनके लिए भी एक अलग लैंड कर दिया है, तो वो उनका भी डिस्टर्ब नहीं होता है। तो ये कोई कॉन्फ्लिक्ट अभी होगा नहीं। नहीं, अब ये कोई, ये तो दिमाग से ही मैं सभी को बता देता हूँ कि ये दिमाग से निकाल दो कि जीआई भी खत्म हो जाएगा।
ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा। लोकल पब्लिक का सपोर्ट है पूरा, और सरकार भी सपोर्ट में है। और अभी मैं सबको बता देता हूँ, 15 चिक्स इसमें कुछ बड़े हो गए हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ इस साल एक कलेक्ट किए गए थे, कुछ पिछले साल थे, तो वो कुछ बड़े हो गए हैं बर्ड, कुछ छोटे हैं। तो धीरे धीरे अब 15 बर्ड अपन कह सकते हैं कि कंजर्वेशन सेंटर में हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, उन पे अच्छा मतलब उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। उनको जो दिया जाता है खाना, वो जो आपको एक मतलब इन्फॉर्मेशन देता हूँ, दुबई में होबारा फाउंडेशन चलता है। होबारा मैकपिन बस्टर्ड है, जिसको होबारा भी कहा जाता है, वो भी बस्टर्ड प्रजाति का है। यहाँ हमारे विंटर में आता है, वो पाकिस्तान से आता है हमारे विंटर माइग्रेशन में, पाकिस्तान से होके आके गुजरात जाता है, जैसलमेर होके गुजरात जाता है। होबारा फाउंडेशन दुबई से, ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, दुबई के साइंटिस्ट उस पर ध्यान रख रहे हैं। दुबई से इनका खाना वगैरह आता है, जो ये खाते हैं वो सब खाना दुबई से आता है। मतलब मैं बता सकता हूँ आपको, इस बर्ड को अब कुछ नहीं हो सकता, गारंटी के जी। साथ कह सकता हूँ, कुछ नहीं हो सकता और नहीं होगा। ये जो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा जी। बट अभी अभी उस चीज को बहुत केयर करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से केयर किया जा रहा है। जी। हम ये हमारी जब धरोहर है और हम- एक एक मैं और जानकारी देता हूँ, जो फोटोग्राफर्स है, तो कई लोग क्या करते हैं कि बस्टर्ड को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन हमने एक नियम बना रखा है, हम सब गाइड ने, ठीक है ना, कि जीआईबी के फोटो लेने से ज़्यादा उसको बचाना जरूरी है। क्यों, फोटो तो आने वाले 2-3 साल बाद भी ले सकते हैं, लेकिन जीआईबी बचाना बहुत ही जरूरी। हम काफ़ी केयर करके उसको न डिस्टर्ब हो, उस हिसाब से सभी वाइल्ड लाइफ लवर को बताते हैं, फोटोग्राफर को भी बताते हैं, अच्छे फोटोज भी दिलाते हैं। और बिल्कुल नज़दीक भी हम नहीं जाते, ताकि बर्ड उड़ जाए या डिस्टर्ब हो जाए हमारी वजह से। हम काफ़ी अच्छा ध्यान रखते हैं बर्ड का। हमारी वजह से बर्ड को आज की डेट में डिपार्टमेंट हमें ये कहता है कि आप बर्ड पे ध्यान रखो। हमें आप पे पूरा भरोसा है कि आप बर्ड को डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि हम एग्जैक्ट में हमें पता है कि बर्ड कहाँ घूमता है, हमारे को एग्जैक्ट जगह पता होती है। हम बर्ड के साथ रहने वाले आदमी हैं। जी। बर्ड को हमने पहचान लिया है कि कैसे डरता है। बर्ड को अगर अपन जैसे कि यहाँ सफारी गाड़ी में ही होती है, उतर के अलाउड नहीं है कि आप उतर गए गाड़ी से और नज़दीक गए और फोटो लिया, वो यहाँ अलाउड नहीं है। मैं बता देता हूँ, आप गाड़ी से ले सकते हैं, गाड़ी जिप्सी यूज़ होता है 4x4। और बिल्कुल मैं बता सकता हूँ आपको कि बर्ड डिस्टर्ब, अगर आराम से बर्ड को हैंडल करें तो बर्ड डिस्टर्ब नहीं होता। बर्ड फ्रेंडली अपन उसको बना लें तो वो बिल्कुल फ्रेंडली ही रहता है। नहीं, ये बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बात कही कि जो भी फोटोग्राफर्स या टूरिस्ट जाते हैं, ये अलियर जी और उनके जैसे उनके साथी हैं, ये उनकी जी बात पहले सुना करें। जी। क्योंकि हाँ मैं ये उन हाँ हाँ मैं एक बार बता दूं कि ये हमारा ये हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है कि जो आदमी वहां पे इस कंजर्वेशन और ये सारे चीज पे है, हम एक फोटो खींचने से आ, ठीक है, हमारी फोटोग्राफी में बड़ी रुचि है, बट हर जगह का अपना रूल होता है। तो आप जब डीएनपी जाओ, अपने वाइल्ड लाइफ एडवाइजर हैं, मैं गाइड नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि इतने सालों का मेहनत है अलियार जी। और हाँ, फोटोग्राफर को आप दिखा देते हो, पर वो जो कहाँ पे बैठा हुआ है ना, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो मैं हमेशा आप मतलब वाइल्ड लाइफ एडवाइजर ही बोलूंगा आपको, मैं गाइड नहीं बोलूंगा। क्योंकि आपके जी बिना किसी को भी गाड़ी लेके भेज दो, वो एक
बस्टर तो क्या, एक चीटी भी नहीं मिलेगा उसको, हमको भी पता है। बिल्कुल। जी। तो उससे जस्ट आपसे फिर कंटिन्यू करने से पहले मैं बोलूंगा, सोमनाथ साहू जी का मैसेज है, वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। थैंक यू सोमनाथ जी। ठीक है, एंड विल गो फॉर, अच्छा ये फिर अन्वय सरकार जी का हो गया। यस, कंजर्वेशन इज वन मोर इम्पोर्टेंट देन, वो इज वन वे मोर इम्पोर्टेंट देन मेरे फोटोग्राफ्स। वी ऑलवेज एक्ट केयरफुली एंड एक्सपेक्ट एवरीवन टू एक्ट केयरफुली। ठीक है, थैंक यू अन्वय, अन्वय सरकार जी। चलो, सो हम लोग अब तक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बार अलियार जी बताइए कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो है, जी, और क्या है? एक मैं जानकारी जीआईबी के बारे में आपको देना भूल गया हूँ, वो मैं दे देता हूँ, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। जी जी। सबसे बड़ी बात, जीआईबी का खाना क्या है, कई लोगों को पता नहीं होगा, जो अपने वाइल्ड लाइफ लवर हैं उनको कई लोगों को पता नहीं होगा। जीआईबी वेज भी, नॉन वेजिटेरियन बर्ड है, वो सब खाता है, लेकिन जीआईबी मरे हुए किल को नहीं खाता है, ठीक है। और जी जी। जीआईबी बीटल्स हो गए, लोकस्ट हो गया, और जो अपने खेती करने के बाद, खेती जब उठ जाती है, खेती निकल जाती है, उसके बाद जो कीड़े मकोड़े वहाँ से निकलते हैं, जीआईबी का खाना वो है। और जो एक हमारे यहाँ पेड़ होता है, जिसका हमारे यहाँ सब्जी भी बनता है, केर सांगरी, केर का एक पौधा होता है, उसका जो केर का जो फूल फल होता है, वो भी जीआईबी खाता है, ठीक है। और ये थी जी जीआईबी जी। के खाने की बात। और जीआईबी के बारे में मेरे पास, मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे थ्रू ली है वो मैंने आपको बता दी। और मैं सभी को ये बहुत। भी बता देता हूँ कि जीआईबी न खत्म होगा, न ही खत्म होगा, और जीआईबी है, नए आप टीएनपी नए होने पधारो, देंगे। जीआईबी हम कोशिश करेंगे आपको अच्छी तरह के दिखाने की। जी जी जी, बड़ी धन्यवाद। एंड बिफोर हम लोग ये फोटो सीरीज के ऊपर जाएं, हमारे जी साथ है प्रमोद दत्त सर। उनका मैसेज है कि वेरी नाइस इंफॉर्मेशन। क्योंकि प्रमोद सर का अपना एंटर उड़ीसा का जितना बर्ड्स है, उसके उन्होंने उसके ऊपर उनका फोटोग्राफी किया हुआ है, और उनका बुक भी है उसके जी, ऊपर। थैंक यू धन्यवाद। सर फॉर ज्वाइनिंग। चलिए, एक बार फिर शुरू ये करते हैं। ये जो बर्ड आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, ये क्रीम कलर्ड कोर्सर है। ये बर्ड विंटर माइग्रेशन है, ये विंटर माइग्रेशन में आता है, अक्टूबर में आता है और जनवरी एंड तक दिखता है। ये बर्ड पाकिस्तान से हमारे यहाँ आता है, हमारे यहाँ से गुजरात भी जाता है और यहाँ भी रहता है, दोनों जगह रहता है। हमारे यहाँ अच्छे नंबर्स में आता है, लेकिन गुजरात में मैं अच्छे नंबर्स तो नहीं कर सकता, लेकिन गुजरात में भी दिखता है, एलआरके में दिखता है, जीआरके में दिखता है, हमारे यहाँ बहुत अच्छे नंबर से दिखता है। ये छोटा सा बर्ड होता है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है, और ये विंटर माइग्रेशन में डीएनपी और गुजरात को छोड़ के कहीं नहीं दिखता। ये पाकिस्तान से आता है, ज़्यादातर जो विंटर माइग्रेशन में हमारे यहाँ बर्ड आते हैं वो पाकिस्तान से आते हैं। और ये जो फोटो में आप देख रहे हैं, डेजर्ट कैट, वेरी रेयर, इसको एशियाटिक वाइल्ड कैट भी कहते हैं, जो हमारे यहाँ बिल्कुल ही रेयर है, बिल्कुल ही रेयर है। दिखती है बहुत अच्छी, कभी कभी दिखती है, मैं नहीं कह सकता डेली साइटिंग होता है, इसका महीने में 2-3 साइटिंग होता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। डेजर्ट कैट आपको गुजरात में और डीएनपी की डेजर्ट कैट में बहुत ही फ़र्क है, दोनों का हैबिटेट के हिसाब से फ़र्क है। ये दिखने में बिल्कुल ही बहुत ही बड़ी होती है और ये सैंडी कलर की दिखती है, जो जीआरके में दिखती है उससे और इसमें काफ़ी डिफरेंस है। ये जो आप देख रहे हैं ये मेल है, मेल है, डेजर्ट कैट मेल है। इसका डेन बिल्कुल ही जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसके बीच में होता है और डीएनपी के
जो फेंसिंग किया होता है उसके अंदर होता है इसका डेन। वहां जाने की अनुमति किसी को नहीं है, भले कोई भी आ जाए, वो उसके अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। ट्रैक बना हुआ है सफारी के लिए। कभी कभी लक वाइज ये बाहर आती हैं उस एरिया से, तो साइटिंग अच्छी हो जाती है। ये साइटिंग मैंने ही करवाया था, अमरीश पाठक नाम है ग्राहक का, उनको क्लाइंट को करवाया था। और ये उस टाइम बिल्कुल ही फेंसिंग के नज़दीक थी, और ये अपनी डेन की तरफ जा रही थी, गाड़ी की आवाज़ सुन के रुक गई और अच्छे फोटोज दे दी। डीएनपी में इसकी महीने में 2-3 साइटिंग होती है, ज़्यादा नहीं होती जी। और ये इस पे थोड़ा मैं टाइम लूँगा, इसकी जानकारी बहुत 5 मिनट लूँगा इस पे। ये है सर स्पाइनल समय टेल। की पाबंदी है नहीं, क्योंकि ये जी मेरे लिए चमत्कार से कोई बड़ी चमत्कार वाली बात है जो आप बता रहे हो। तो समय की जी कोई पाबंदी नहीं है, लोगों को ये देखने को नहीं मिलता, और आप इंफॉर्मेशन बिल्कुल दे रहे हो तो हाँ, ये हमारे धन्य भाग है। बिल्कुल। ये जी स्पाइनी टेल लिजर्ड, और इसे हमारे यहाँ की भाषा में सांडा भी बोला जाता है। ये हमारे यहाँ दिखते हैं अच्छे नंबर्स में, बहुत ही अच्छे नंबर्स में। जब आप डीएनपी आओगे तो ये ट्रैक पे आपको हंड्रेड्स पे इतने नंबर्स दिखेंगे कि अनगिनत हैं यहाँ पे हमारे यहाँ। इसकी सबसे मेन प्रॉब्लम, बाकी जगह थे गुजरात में, नाल सरोवर में हैं अभी भी, बट उतने नहीं, काफ़ी जगह थे। इसकी क्या है कि तस्करी होती थी। तस्करी मतलब अपन बोल सकते हैं इसको किल किया जाता था। इसकी जो ये आप टेल देख रहे हैं ये मेल है, ये फीमेल नहीं है, ये मेल है, स्पाइनी टेल लिजर्ड का मेल है। ये जो आप इसके ग्रीन पेच देख रहे हो ना, ये मेल का होता है, फीमेल का नहीं होता है, ये मेल होता है। और इसको शिकार करने का सबसे बड़ा रीज़न होता था कि जो ये इसकी टेल से कोई ऑयल निकलता है, वो ऑयल अब किस चीज़ में यूज करते हैं ये हमें इतनी पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसकी तस्करी होती है, होती थी। अब हमारे यहाँ से नहीं होती है, दूसरी जगह होती होगी। हमारे यहाँ से इसको कोई नहीं मारता है, एक कम्युनिटी थी जो इसको मार के खाती थी। फिर कड़े एक्शन लिए गए, उसकी वजह से अब ये बिल्कुल सेफ है। इसका तेल भी लाखों में बिकता था, जो अपन एक कह सकते हैं कि सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए कुछ लोग यूज करते थे, या कुछ लोग अपने शरीर के जोड़ों के दर्द के लिए इसका तेल का यूज किया जाता था। एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये स्पाइनिटल लिजर्ड हमारे यहाँ 1000 में है। 1000 में मैं अभी आपको बता दूं कि 20-25 हजार की संख्या तो मैं देख चुका हूं, जो मैं डेली देखता हूं। हमारे डीएनपी के अंदर स्पाइनिटल लिजर्ड बड़ा एक भरा पड़ा है, डीएनपी पूरा भरा पड़ा है इससे जी। जी और एक ये जानकारी, साइटिंग, ये साइटिंग का बेस्ट टाइम क्या होता है स्पाइनिटल का? इसको अपन गर्मियों में देख सकते हैं, ये जी सिर्फ जी गर्मियों में दिखता है। फिर ये हाइबरनेट करता है, पूरा सर्दी ये हाइबरनेट करता है। हाइबरनेशन में ये जाने के बाद, ये जब बाहर आता है उसके बाद ये मीटिंग करता है। अक्टूबर 15 से ये हाइबरनेशन में चला जाता है, और फरवरी में ये बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। जी जी ये हाइबरनेट करता है, हाइबरनेट 3 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4-5 महीने ये हाइबरनेट में रहता है, हाइबरनेशन करता है। उसके बाद ये बाहर निकलने के बाद ही मीटिंग करता है, मीटिंग के बाद इसके बच्चे होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हैं ग्रिफन वल्चर्स, यूरेशियन ग्रिफन वल्चर्स। ये हमारे यहाँ बहुत अच्छे नंबर्स हैं, हमारे बीकानेर में भी अच्छे नंबर्स देखे जाने जाते हैं, और ये हमारे यहाँ बहुत अच्छे नंबर्स में दिखता है। ये कैरेकल पे आता है, और ये पूरा साल भी दिखता है हमारे।
हमारे यहाँ के वल्चर्स की ऐसी स्पीसीज देखने को मिलती है जो बाकी जगह नहीं मिलती। ये यूरेशियन ग्रिफन वल्चर्स है और ये अच्छे नंबर्स में मिलता है। लेकिन एक नॉलेज मैं आपको ये दे दूं कि जो बीकानेर में है वहाँ डंपिंग एरिया है, वहाँ पे उन वल्चर्स को खाना मिल जाता है, लेकिन डीएनपी में वल्चर्स को खाने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ उनको जल्दी मरा हुआ, जो गाय मरी हुई होगी या भैंस मरी हुई होगी या बकरी या भेड़, तो इनके पहुंचने से पहले अगर कोई कुत्ता खा जाए या कोई और खा जाता है तो इनको नहीं बचता, इनको बहुत ही जी जी। सरवाइव करना पड़ता है खाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ अच्छे नंबर्स में मिलते हैं, इनको खाना भी मिलता होगा, मिलता है तभी हमारे यहाँ है, लेकिन सरवाइव कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे नंबर में है जी। इस बीच में कुछ मैसेजेस भी आ गए थे आपके लिए। ये जी जी एक था राकेश राकेश डोले साहब का। एंड राकेश जी लिखते हैं, मार्वलस, वुड लाइक टू विजिट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड टाइनीज टेल लिजर्ड। जी राकेश जी, आपका बड़ा स्वागत रहेगा वहां पे, अलियार जी की तरफ से। आप नंबर लेके कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड और एक है, ये प्रसन्न कुमार धाला जी की तरफ से है, लवली, वी आर वेरी प्राउडली, हम लोग वही शोकेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में हर जगह पे बहुत सारा एक्टिविटीज है, और अलियार जी जैसे लोग जो इसको सफल करते हैं। तो सर, दिस इज अ इनिशिएटिव बाय चित्रवितिका, एंड मैं हूं क्लिक टॉक्स में। एंड जी लास्ट मैसेज फिर भी एक है, ये अगेन प्रमोद धल सर की तरफ से है, सो लवली, फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग, आई थिंक ये टाइनी टेल लिजर्ड के लिए सर, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्रिएचर्स जो भी है वो, जैसे बता रहे थे अलियार जी। अलियार जी फिर से कंटिन्यू करते हैं, मैं आपको भी थोड़े जी सांस लेने का मौका दे देता हूँ बीच में। जी। हाँ, ये जो देख रहे हैं ये सिनेरियस वल्चर है, सिनेरियस वल्चर और यूरेशियन ग्रिफन, ये सभी वल्चर्स हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे नंबर्स में है। सिनेरियस वल्चर भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया है, ये भी एक दुख की बात है। लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली मैं बता सकता हूँ विंटर में आपको ये सिनेरियस वल्चर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ही अच्छे नंबर्स में दिखता है। और मैंने आपको वल्चर्स के बारे में बताया कि इनको खाने के लिए बहुत ही सर्वाइव करना पड़ता है। एक तो सबसे बड़ी जो बड़े वल्चर्स हैं उनकी एक खासियत मैं बता दूं कि ये, जैसे कि गाय मरी हुई है, एक दो दिन की मरी हुई को ही ये खा सकते हैं, बाकी ज़्यादा दिन हो गए, जैसे गाय के अंदर का जो मांस होता है वो सड़ा हो गया या वो हो गया तो ये नहीं खाते, उसको इजिप्शियन वल्चर खा लेता है। लेकिन मैंने आज तक ताज़ा मरा हुआ गाय या 5 दिन का हो गया तो उनको खाते हुए देखा है मैंने, बड़े वल्चर्स को। लेकिन ये ज़्यादा पुराना गाय वगैरह पे नहीं आते। ये भी सीनियस वल्चर है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया है, लेकिन डीएनपी में बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ही अच्छे फोटोज देता है। डर, इस वल्चर्स को हमारे यहाँ डर बिल्कुल भी नहीं रहा है, बिल्कुल ही फ्रेंडली है वल्चर्स जी जी। हाँ, ये इस पे थोड़ा टाइम लगेगा। ये हैं सबसे ब्यूटीफुल बर्ड, मैं कहूँगा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बाद अगर कोई बर्ड है, छोटा बर्ड में अपन कहें सबसे ब्यूटीफुल बर्ड, और सिर्फ इंडिया में दिखने वाली एक जगह में, तो ये वो है ये है डेजर्ट लार्क। डेजर्ट लार्क, ठीक है ना, ये डेजर्ट लार्क है, जी। लार्क की प्रजाति में आता है डेजर्ट लार्क के। ये बिल्कुल ही छोटा बर्ड, ब्यूटीफुल बर्ड होता है। इसकी जो बीक होती है, चोंच होती है, वहाँ पे येलोइश कलर आपको दिख रहा होगा, हाँ जी। उसी से इसकी पहचान होती है, बिल्कुल छोटा बर्ड होता है। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, ये सिर्फ पूरे इंडिया में ओनली डीएनपी में दिखता है, ओनली डीएनपी में दिखता है, बाकी कहीं नहीं दिखता है।
अगर आपको इसको कहीं बाहर देखना है तो वो आपको ओमान में दिख जाएगा, दुबई में दिख जाएगा। इसका हैबिटेट डेजर्ट एरिया का नहीं है, जैसे इसका नाम है डेजर्ट लार्क, ये बिल्कुल भी डेजर्ट में नहीं रहता है, ये पहाड़ी एरिया में मिलती है। और इसका खाना जो घास होता है ना, घास को ये पूरा खोल के जो अंदर से दाना निकलता है वो इसका खाना है। बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है, ओनली डीएनपी में मिलता है। प्लस पॉइंट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो है डीएनपी में, लेकिन डेजर्ट लार्क भी एक प्लस पॉइंट है। ये आपको कहीं नहीं जी। दिखेगा, आप भले कहीं सर्च कर लो, ये आपको कहीं नहीं दिखेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि ये दुबई से ट्रैवल करती है इंडिया तक। नहीं, ये रेसिडेंट बर्ड है हमारे यहाँ का। जी, हमारे यहाँ का डेजर्ट लार्क रेसिडेंट बर्ड है, सिर्फ टीएनपी में ही दिखता है। पहाड़ी एरिया में रहता है, मैं नहीं कहता कि डेजर्ट में रहता है, लेकिन पहाड़ी एरिया इसका हैबिटेट है, वहीं रहता है। हमारे यहाँ रेसिडेंट है, 12 महीना दिखता है। और पहाड़ी एरिया में ये वहीं पे इसका नेस्ट है, ऐसे पत्थरों के नीचे इसका नेस्ट होता है, वहीं पे इसके बच्चे बच्चे सब वहीं पे ये सर्वाइव कर रहा है। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा नंबर है यहाँ पे। ये जी भी जी। एक प्लस पॉइंट है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो ओनली है, लेकिन डेजर्ट लार्क भी यही है। और ये देख रहे हैं, ये है ग्रे हाइपोकोलियस, ये भी विंटर माइग्रेशन है हमारे यहाँ। पूरे साल, मतलब ये पिछले साल रिकॉर्ड हुआ था कि 1996 के बाद पिछले साल रिकॉर्ड हुआ था। मैंने ये दूसरा रिकॉर्ड किया था, जो उससे पहले एक कोई गुजरात के क्लाइंट आए थे, उन्होंने रिकॉर्ड किया था। सेकंड रिकॉर्ड मैंने किया था, ये फोटो मैंने ही लिया था। 3 बर्ड मेरे को दिखे थे। ये विंटर माइग्रेशन है, लेकिन हमारे यहाँ का प्रॉपरली विंटर माइग्रेशन बर्ड नहीं है। ये है गुजरात का बर्ड, वहाँ पे बहुत अच्छे नंबर्स में आता है, जीआरके में आपको अच्छे नंबर्स में दिखता है। हमारे यहाँ का ये बर्ड विंटर माइग्रेशन था, कुछ कारणवश ये अब नहीं आता था, लेकिन पिछले साल आया था। उम्मीद है कि हम इस साल देख सकेंगे, लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा है। ये ग्रे हाइपोकोलियस है, इसमें जो बीच वाला है वो मेल है, बाकी राइट और लेफ्ट वाले फीमेल है। और ये सबसे खतरनाक भी कह सकते हैं और सबसे जहरीला भी कह सकते हैं। ये है सोस्केल्ड वाइपर, जिसे हमारी राजस्थानी भाषा में बांडा भी कहते हैं, बांडा। और ये डेजर्ट एरिया में भी रहता है और स्टोन एरिया में भी रहता है, सब जगह ये रहता है। ये आपको डेजर्ट एरिया में अगर आप घूम रहे हैं तो ये बिना छेड़े कुछ करता नहीं है। वो तो मैं सबको बता दूं कि रेप्टाइल्स को अगर आप तंग नहीं करोगे तो वो आपको कुछ नहीं करेंगे। और ये सोस्किड वर्ल्ड खतरनाक भी है, सबसे जहरीला भी है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत अच्छा दिखता है, बहुत ही अच्छा। हर जगह दिखता है, ऐसी नहीं कर सकता हूँ मैं कि डीएनपी में ही दिखता है, गुजरात में भी दिखता है, राजस्थान में भी दिखता है, और भी जगह दिखता होगा, लेकिन पैटर्न, कलर और काफ़ी डिफरेंस है। हमारे यहाँ के डेजर्ट के जो सोस्केड वाइपर है, वो ये खाता है, चूहे खाता है और गेकोस खाता है और जी। बीटल वगैरह हो गए वो खाता है। और ये बहुत ही जहरीला है, मैंने तो इसकी कई बार साइटिंग की है। ये बिल्कुल अपन कर सकते हैं रोलिंग, रोल करके ऐसे ऐसे चलता है। और ये अपने होने का, पास में होने का संकेत सबसे पहले दे देता है। ये अपने मुंह से, जैसे अपन ऐसे आवाज़ निकालते हैं, जैसे ये अपनी सबसे पहले अपने पास होने का संकेत दे देता है। अगर ये अपने पास भी बैठा है और अपने को मालूम नहीं है तो अपने को ये कुछ भी नहीं करता है, लेकिन है जहरीला बहुत। अगर कोई फोटोग्राफी करता है तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि केयर करें,
इसको डिस्टर्ब नहीं हो तो ये कुछ भी नहीं करता। जी जी। और ये है डेजर्ट मॉनिटर लिजार्ड। टीएनपी में ही दिखता है और जगह कम दिखता है। ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही हेल्दी और एडल्ट तो मैं इसको नहीं कर सकता, काफ़ी एज का मैं कहूँगा। और डेजर्ट मॉनिटर लिजर्ड डीएनपी में आपको ज़्यादा जल्दी नहीं दिखेगा, लक वाइज दिखेगा, बाकी ज़्यादा जल्दी नहीं दिखेगा। हाँ, डीएनपी में बहुत ही अच्छे हैं वो, लेकिन इनकी भी डेन होती है, ये अपनी डेन में रहते हैं और ये जहरीले नहीं होते। इसको आप हैंडल कर सकते हो। इसका भी शिकार होता था लेकिन अब नहीं होता। इसको भी लोग मारते थे, कुछ लोग खाते भी थे, कुछ कम्युनिटीज़ खाती भी थी, लेकिन अभी कुछ नहीं है। अभी ये बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल हमारे डीएनपी में हैं। कभी दिख जाते हैं, कभी नहीं दिखते हैं, वो तो लक पे हैं। बाकी ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये काफ़ी एज का मॉनिटर है और काफ़ी हेल्दी भी है, आप देख सकते हैं। और इसकी बॉडी बिल्कुल सख्त होती है, इसका जो चमड़ा होता है वो बहुत ही सख्त होता है। और अगर ये पूंछ पूंछ में बहुत ताकत होती है इसकी। पूंछ इस फोटो में नहीं दिख रही है, कब दिख रही है, इसकी पूंछ में ये बहुत ताकत होती है। ये अपने पास किसी भी और जानवर जैसे कुत्ता हो गया या कोई भी हो गया तो उसको नहीं आने देती अपने पास। इसकी पूंछ में बहुत ही ताकत होती है और ये घुमा के बिल्कुल उसको मार सकती है, इतनी इसमें ताकत होती है। इसके नाखूनों में भी बहुत पावर होता है। जी। जी जी। बट मैं थोड़ा आपको इसमें रोकूंगा कि जी। जहां पे मैं रहता हूँ उड़ीसा में, यहाँ जी। पे है भितरकनिका और सुंदरबंस। मतलब सृष्टि की ऐसी रचना है कि डेजर्ट में लिजर्ड है मॉनिटर, हाँ। एंड मेरे यहाँ पे है वाटर मॉनिटर है जो पानी के वाटर अंदर घूमते मॉनिटर। रहते हैं। जी जी। मैं वही बोल रहा हूँ, एक ही प्रजाति के हैं, हाँ बट हाँ हाँ। एक तो सूखे में अपना कैमोफ्लेज और वो डिजाइन है, और वाटर मॉनिटर अपने ये पे है। बिल्कुल। और जी मैं आज तक ये बता सकता हूँ ये कहाँ पानी पीता है, इसको पानी की ज़रूरत रहती है या नहीं रहती है, वो मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ा ओके। कि ये पानी भी पीता है या क्या करता है, खाता क्या। खाता तो ये भी वही है जो सोस्केल वाइपर खाता है, चूहे खाता है ये, जो जो छोटे छोटे रेप्टाइल अपने होते हैं गेकोस वगैरह उसको खा लेता है ये। जी। जी, तो अभी समीर विश्वाल जी का मैसेज है, सुपर, थैंक यू समीर जी। जी। प्लीज अच्छा, अभी निशित यादव जी का अगेन कमेंट है, अमेजिंग। सो ये तो जी। सर चलता रहेगा अलियार जी, बट जी। ये जो फोटो है ये हर किसी मेरे जैसे इंसान की चाहत रहेगी कि ऐसा एक जी। फोटो खींच ही लूं। जी। और ये फोटो आप देख रहे हैं ये है सैन ग्राउस, जैसे हमारे यहाँ बटेरी भी बोलते हैं। ये है चेस्टनट बेलिड सैन ग्राउस, मेल फीमेल दोनों हैं। और ये हमारे यहाँ हर साल रहते हैं, पूरे साल यहीं रहते हैं। और इनका एक टाइमिंग होता है साइटिंग का, बाकी ये कहीं दूर जाके बैठते हैं। इनका एक सुबह सिर्फ पानी पीने के लिए आते हैं, 9 बजे एक पानी की जगह है वहाँ पे सिर्फ पानी पीने आते हैं, वहाँ पे इनका साइटिंग होता है। बहुत ही अच्छा साइटिंग होता है। चेस्टनट वैली सैन ग्राउस से हर जगह दिखते हैं, मैं ये नहीं कर सकता कि डीएनके में दिखते हैं, लेकिन यहाँ अच्छे नंबर्स दिखते हैं। इनका भी शिकार होता था, ये कई रईस रईस लोग खाते थे इसको, लेकिन अभी कुछ नहीं होता। बहुत ही अच्छे नंबर्स में है, 100 में 1000 में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप डीएनपी आते हैं तो ये आपको 1000 में देखेंगे। और ये तो सैन ग्राउस की एक प्रजाति भी, स्पॉटेड सैन ग्राउस भी हमारे यहाँ दिखते हैं, वो हैं बिल्कुल कम नंबर में। और एक प्लस पॉइंट, एक ब्लैक बेलिड सैन ग्राउस है जो बिल्कुल लुप्त हो चुका है, मैं कह सकता हूँ बिल्कुल ही खत्म हो चुका है।
बट वो पाकिस्तान में है और दुबई में भी है। वो हमारे यहाँ 2014 में रिकॉर्ड हुआ था। उसके बाद हमने काफ़ी ढूंढा है, अभी तक भी हम उसको ढूंढ रहे हैं। उम्मीद है आने वाली जनवरी को हमारे यहाँ इस साल बहुत ही अच्छा बारिश हुआ है। 4 साल के बाद अच्छा बारिश हुआ है। 4 साल बारिश नहीं हुआ था, 4 साल के बाद बारिश हुआ है और बहुत ही पानी, बहुत एक समझ सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि फ्लड पड़ा था हमारे यहाँ, जी जी, फ्लड मैं इस पड़ा बार था। उसमें मैंने न्यूज़ में काफ़ी 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 नुकसान भी हुआ था। लेकिन हमारे यहाँ की ज़मीन बहुत ही प्यासी थी, तो पानी तो काफ़ी काफ़ी ख़त्म हो गया है। लेकिन जहाँ पानी स्टॉक करने का बनाया हुआ है वहाँ पे पानी बहुत ही स्टॉक है। आने वाले 2-3 साल तक वो ख़त्म नहीं होगा। तो उम्मीद है कि वो ब्लैक बेल्टेड सैंग्राउस भी इस साल हम देखेंगे। उम्मीद है देखेंगे और लोगों को भी दिखाएंगे। जी। जी। चल, और यहाँ पे आप मुझे बताइए, आपको कुछ दिख रहा है? मुझे दो आंखें ही दिख रही है, पर मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि ये जी नजारा मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाता है। आप जी। बिलीव नहीं करेंगे, और ये चीज पागल हो जाता हूँ देखने के लिए। जी, ये है अगामा। अगामा एक छोटी रेप्टाइल अपन कर सकते हैं, छोटी रेप्टाइल या गेकोस में उसी कैटेगरी में आती है। अगामा है, टोएड हेडेड अगामा। इसका एक और फोटो भी मैंने भेजा है, वो आप थोड़ी देर में दिखेगा। लेकिन ये जो सैंड डेजर्ट होता है ना, उसमें घुस जाता है। ये जिग 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 करके उसमें अंदर चला जाता है और ये डेजर्ट के अंदर ही रहता है। और ये छोटे छोटे मच्छर वगैरह वही खाता है और ये बहुत ही लुप्त है। ये भी आपको यहीं दिखेगा डीएनपी, और कहीं नहीं एंड दिखेगा। आप इसकी ढूंढ लो, साइटिंग कहीं कितने नहीं दिखेगा। जी। इसकी साइटिंग कितने फ्रिक्वेंटली हो सकती है? इसकी साइटिंग मैं आपको बता दूं कि अगर कोई 2 से 3 दिन के लिए आता है तो उसको साइटिंग करवाना मेरी जिम्मेवारी जी। है, एक दिन एंड में और नहीं होगी। मैं और एक सवाल आपसे और पूछ लूं, अगर डीएनपी में अलियार जी, जी के साथ एक्सप्लोर करना है तो कितने दिन तक किसी को आना चाहिए? व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज? मैं कितने दिन? एक मैं क्लियर करता हूँ कि अगर आप विंटर माइग्रेशन में आ रहे हैं तो आपको 3 नाइट का प्लान करना पड़ेगा, 3 नाइट 4 डे का। और आप अगर पैसेज माइग्रेशन में आ रहे हैं तो 2 नाइट 3 डे का करना पड़ेगा। और रेप्टाइल के लिए आ रहे हो तो आपको जून से लेके सितंबर तक की आ सकते हो रेप्टाइल के लिए। ये आप अगामा भी देख सकते हो उसमें। और ये उस रेप्टाइल के लिए आपको 4 दिन का प्लान करना पड़ेगा। उसमें ये गेकोस नहीं, ये अगामा नहीं, कई चीजें दिखेगी जो डीएनपी में ही दिखती और कहीं नहीं दिखती। जी, जी मतलब मैं कह सकता हूँ कि आप 3 नाइट 4 डे का पैकेज लाइए। मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सब चीज एक साथ नहीं होगा। कई लोगों का रिक्वेस्ट होता है कि आप सब चीज़ एक साथ कराओ। हर चीज़ का एक अलग टाइम है। रेप्टाइल के लिए अलग टाइम है, विंटर का अलग टाइम है और पैसेज का अलग टाइम। और जब रेप्टाइल का सीजन होता है तब बर्डिंग नहीं होता, और जब बर्डिंग का सीजन होता है तब रेप्टाइल मिलता नहीं है। यहाँ सिर्फ रेप्टाइल गर्मी में आपको दिखेंगे, सर्दी में कोई भी रेप्टाइल आपको नहीं दिखेगा। और थार जैसे डेजर्ट में ये चीज़ें ढूंढना मतलब कि डेजर्ट में पानी का कुआं तलाशने जैसा है। जी। तो मैं इसके जी साथ और एक चीज बोलूंगा बिफोर हम लोग दूसरे इस फोटो के बारे में बात करें, कि जी अगर थोड़ी प्यास रह जाए तो वापस जी डीएनपी चले जाना टाइम निकाल के। जी। बिल्कुल बिल्कुल। डीएनपी में मैं एक चीज बता दूं कि डीएनपी को आप जितना एक्सप्लोर करोगे ना, उसमें आपको हर टाइम नया एक्सपीरियंस मिलेगा। जी। डीएनपी थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट की स्पीसीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, डेजर्ट की स्पीसीज डेजर्ट में ही मिलेगी। हाँ जी, जी। बिल्कुल। और एंड बिफोर हम लोग इस फोटो के लिए जाएं, उससे पहले मैसेज है हार्दिक राठौर जी से, आई थिंक। और हार्दिक राठौर जी बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं बिल्कुल बिल्कुल। वाइल्ड। मैं इनके साथ घूमा भी हूँ।
मैंने स्पाइनी टेल का इनके साथ काम भी किया है। उम्मीद है हम आगे भी करेंगे, आने वाले समय में भी अच्छे अच्छे काम करेंगे, दुनिया को भी पता चलेगा। और मैं अभी इस फोटो पे आता हूँ। जी ये है वाइट रम्प वल्चर, यह भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये आपको, मैं ये नहीं कह सकता कि डीएनपी में ही दिखता है, लेकिन 10% कहीं आपको दिख जाए तो दिख जाए, बाकी डीएनपी में ही दिखता है। वाइट ट्रम्प वल्चर है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और इसका आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि गर्दन से लेके और नीचे पैरों तक पूरा वाइट होता है। और ये भी बड़े वल्चर्स की कैटेगरी में है और बहुत ही अच्छा है दिखने में। शाई बर्ड है, ऐसी बात नहीं है शाई नहीं है, ये शाई बर्ड है, डर जाता है जल्दी, और ये अच्छे नंबर्स में आता है। हमारे यहाँ वल्चर्स की जो नंबर्स है ना, वो मेरे हिसाब से कहीं नहीं। डीएनपी में जो वल्चर्स दिखते हैं ना, वैसे आपको डंपिंग एरियाज में भी नहीं दिखे। सभी वल्चर्स दिखते हैं। मैं बता दूं आपको, रेड हेडेड वल्चर जो खत्म होने की कगार पे, वो हमारे यहाँ का रेजिडेंट है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ रेजिडेंट है। और वाइट रम वल्चर भी यहाँ दिखता है, सिनेरियस भी दिखता है, इंडियन वल्चर भी दिखता है, और स्लेंडर बिल्ड वल्चर भी दिखता है, और इजिप्शियन वल्चर भी दिखता है। मतलब 6 से 7 प्रजाति के वल्चर्स डीएनपी में आपको देखने को मिल जाएंगे। जी। और ये तो लगर फाल्कन है, जुवेनाइल है, लगर फाल्कन का जुवेनाइल है। और ये आपको राजस्थान में दिखेगा, हर जगह भी दिखता है, ताल छापर में भी दिखेगा, और आपको दूसरी जगह भी दिख जाएगा, जयपुर में भी दिख जाएगा आपको। यहाँ का रेजिडेंट बर्ड है, बहुत ही शिकारी बर्ड है, बहुत ही खतरनाक है, उड़ने में स्पीड इसकी बहुत ही खतरनाक है। हमारे यहाँ का रेजिडेंट है, बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ देते हैं। मैं सभी से ये कह सकता हूँ कि आपको लगर के बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ डीएनपी में मिल सकते हैं, लेकिन ताल छापर में भी बहुत अच्छे फ़ोटोज़ मिलते हैं, लेकिन डीएनपी में आपको मिलेंगे। डीएनपी में आपको किल के साथ मिलने का 90% चांस रहता है, क्योंकि ये इसको किल करने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। उसका रीज़न ये है कि स्पाइनी टेल लिजर्ड के बहुत ही अच्छे नंबर होना, और ये इसका किल करने का एक टाइम है। जैसे कि अपन अपन इंसान में ही ले लें कि अपन सुबह उठते ही स्नान वान करके नाश्ता करते हैं, और ये जैसे ही सूरज की किरण इस पे पड़ी और ये किल करने के लिए निकल पड़ा। सूरज की किरण पड़ते ही स्पाइनी टेल बाहर आते हैं और ये उनको किल करने में माहिर है, इसकी स्पीड माहिर है। ये किल के साथ आपको डीएनपी में मिलता है। जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, बिफोर इस फोटो में आने से पहले एक छोटा सा जानकारी चाहिए आपसे। जी। अगर कोई डीएनपी में जाता है तो कितने जी। फोकल लेंथ का उसके पास लेंस होना चाहिए? मैं जीआईबी के लिए आपको 400 mm तो होना जरूरी है। 400, 500 mm, 600 mm, उससे ज़्यादा तो लेंस नहीं होता होगा मेरे हिसाब से, लेकिन मेरे को इतनी जानकारी नहीं है। जी आप जी। 400 जीआईबी का मैं कह रहा हूँ, बाकी बर्ड तो ठीक है, नज़दीक अपन कर सकते हैं। मैं जीआईबी का कर रहा हूँ क्योंकि जीआईबी यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो जीआईबी के लिए आप 400 mm से लेके 600 mm तक ला सकते हैं, बहुत अच्छी फोटोग्राफी होगी। बिल्कुल, मैं बता सकता हूँ बहुत अच्छी फोटोग्राफी होगी। ये जो फोटोज लिया हुआ है, ये 400 mm से लिया हुआ है, तो सर जी का लिया हुआ है, मैंने ही दिलवाया था। ये रेड हेडेड वाइचर है, और ये 2 साल पहले का है, लेकिन मैं मुझे सब याद है। ये इसका जो नेस्ट था वहाँ से उड़ा था, सुबह की टाइम थी, बिल्कुल आप पीछे फॉग देख सकते हैं, विंटर का टाइम, विंटर का टाइम है। और ये रेड हेडेड वल्चर हैं जो भी ख़त्म होने की कगार पे हैं, बहुत ही अच्छे नंबर्स में है हमारे यहाँ। और 400 mm से लेके आप 600 mm तक ला सकते हैं। जी।
जी, go for the next image. जी, ये एक बहुत ही रेयर रेयर कर सकते हैं अपन, क्योंकि ये हमारे यहाँ विंटर माइग्रेशन में आता है और ये फिंच प्रजाति का है, जो अपन कहते हैं फिंच फिंच प्रजाति है ना, उस प्रजाति का बर्ड है। इसका नाम है ट्रम्पेटर फिंच। हमारे यहाँ ये बहुत ही अच्छे नंबर्स में आता है, बहुत ही भर भर के नंबर में आता है। इसके फ्लॉक्स आपको देखने को यहाँ के मिलेंगे। ये अक्टूबर में आता है, अक्टूबर से लेके जनवरी एंड तक रहता है। ये गुजरात भी जाता है, लेकिन गुजरात में उतना अच्छा नंबर नहीं है। टीएनपी में आपको बहुत ही अच्छे नंबर्स दिखते हैं। जी, रेजिडेंट नहीं है, विंटर माइग्रेशन है। ये मैंने जितना पढ़ा है, ये दुबई, ओमान, ये वहाँ से माइग्रेट करता करता पाकिस्तान होके हमारे यहाँ पहुँचता है। ये अब मैं आपको एक बताता हूँ, ये है स्टेप ईगल। इसके मुंह में आप देख रहे हो किल है। ये किल स्पाइनी टेल लिजर्ड है, उसका ही मीट है। और ये स्टेपी ईगल है। हमारे यहाँ अच्छे नंबर्स में स्टेपी ईगल हर जगह भी दिखता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा दिखता है। स्टेपी में आपको यहाँ पे कई मॉर्फ भी दिखने को मिलेंगे, ब्लैक मॉर्फ भी दिखने को मिलेगा स्टेपी में। स्टेपी ईगल है ये। जी, जी, ये अपन ने पहले बात की थी इस बर्ड पे। यह क्रीम कलर्ड कॉर्सर, उसका ही फ्लाइट शॉट है, बहुत अच्छा शॉट है। और ये भी सिनेरियस वल्चर है, इस पर भी अपनी बात हुई। जी, अब मैं थोड़ा सा रुकूंगा यहाँ पे। ये है लगर फाल्कन, और इसमें अभी अपन नहीं देख सकते, इसने एक किल किया हुआ है। और ये किल है लार्क का, शॉर्ट टॉड लार्क होता है, उसका किल किया है इसने। और ये किल मॉर्निंग के टाइम का पी के अच्छे किल मिलते हैं। अच्छे किल इसको खाने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लगर फाल्कन ही है, एडल्ट है। जी हाँ, ये आ गया वही अगामा, जो अपन ने दो आंखें आपने देखी थी। जी, जी, नीचे आप इसका हैबिटेट देख रहे हो, ये हैबिटेट है इसका, डेजर्ट एरिया, बिल्कुल डेजर्ट में रहता है। और ये डेजर्ट के अंदर घुस के रहता है, मतलब ये अपना रास्ता बना के जिग जिग करके नीचे घुस जाता है रेत के अंदर, वहीं हाइड हो जाता है। इसको देखने के लिए आपको काफ़ी मतलब ढूंढने में आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करना पड़ेगा। दिखता बहुत अच्छा है जी, अगामा ही है। आपके लिए एक सवाल है निशित यादव जी का। जी, और निशित यादव आपसे पूछना चाहते हैं कि स्टेपी ईगल भी माइग्रेंट है क्या? नहीं, मैं उनको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ टोनी ईगल और स्टेपी ईगल रेजिडेंट है। ये है टोनी ईगल, और इसने अपने पंजे के नीचे स्पाइनी टेल को दबा के रखा है। और ये टोनी ईगल है, हमारे यहाँ का रेजिडेंट बर्ड है। इसके 3 मॉर्फ देखने को यहाँ को मिल जाएंगे। एक ये अभी आप जो देख रहे हैं, ये वाइट मॉर्फ है, ब्लैक मॉर्फ भी देखने को मिलता है, और टोनी ईगल का जो मॉर्फ है वो भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये है। मैं तीसरा या चौथा, पांचवा प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि क्रीम कलर कॉर्सर भी, फिंच भी, और ये इसका फोटो दो और भी होंगे। ये है ग्रेटर हुपू लार्क, और ये आपको डीएनपी में तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन आपको गुजरात में भी अच्छे नंबर्स में नहीं दिखेगा। ये मैंने आपको जितने भी अच्छे नंबर्स और कम नंबर्स का बताया है, ये बिल्कुल भी सही है। गुजरात में आपको कम नंबर देखने को मिलेगा इस स्पीसीज का, ग्रेटर हुपू का, और हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे नंबर्स में है। इसका नेस्ट, ये अपनी नेस्ट
जमीन में खड्डा करके बनाती है हमारे यहाँ। ये डेजर्ट एरिया में नहीं रहती है, ये बिल्कुल ही अपन कह सकते हैं सपाट एरिया हो जो होता है ना, उसमें रहती है। और इसका खाना भी वही है, लोकस्ट खाती है, बीटल खाती है, ग्रेटर हुपू लार्क है, और बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है, हमारे यहाँ का रेसिडेंट है, विंटर माइग्रेशन नहीं है। जी जी जी। ये वही है, ग्रेटर हुपू लार्क की है। इसने देखो आपने देख सकते हो ये लोकस्ट पकड़ के रखा है, और इसका खाना यही है। हाँ, यहाँ पे मैं रुकूंगा। ये भी 7वां प्लस पॉइंट हो गया। जो 6-7 स्पीसीज मैंने बताए हैं उसमें भी ये प्लस पॉइंट है। ये है रेड टेल व्हीटियर। व्हीटियर की बहुत स्पीसीज हमारे यहाँ देखने को मिलेगी। वेरिएबल व्हीटियर है, डेजर्ट व्हीटियर है, और ये है रेड टेल व्हीटियर। रेड टेल व्हीटियर आपको पहाड़ी एरिया में दिखेगी, बहुत तो ब्यूटीफुल बर्ड है, बाकी जगह कम देखने को मिलेगा आपको। जीआरके में ही दिखता है, बहुत ही कम दिखता है, हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा दिखेगा। ये जितने भी मैंने आपको बर्ड बताए हैं ये विंटर माइग्रेशन के बर्ड हैं, और ये आपको विंटर माइग्रेशन में सभी देखने को मिलेंगे। जी ये रेड टेल व्हीटियर है, डीएनपी में आपको दिखेगा, ब्यूटीफुल बर्ड है, पहाड़ी एरिया में इसका हैबिटेट है, और इसका रेगुलर साइटिंग यहाँ रहता है। जी हाँ, और ये देख रहे हैं आप डेजर्ट कैट का बच्चा है, छोटा बच्चा है, और ये अपने जैसे ही गाड़ी को रोका तो ये अपने घर की तरफ दौड़ने को भाग निकला। ये बहुत ही शाई है हमारे यहाँ, डेजर्ट कैट हमारे यहाँ बहुत ही शाई है। यहाँ का जो कैट है बहुत ही शाई है, कम फोटोज देता है, लेकिन जब देता है तब अच्छी। जी साइटिंग मैंने बताया, महीने में 2 बार साइटिंग कर सकते हैं इसकी, रेगुलर साइटिंग नहीं करते हम। जी अब ये है लग्गर फाल्कन। इसके पंजे में आप देख रहे हैं स्पाइनी टेल लिजर्ड। ये इवनिंग के टाइम का शॉट लिया हुआ है, तब थोड़ा सा क्या है कि अच्छा फोटोज नहीं मिला, लेकिन शाम की टाइम का फोटो है। और आप देख सकते हैं इसने बिल्कुल अभी तक स्पाइनी टेल मरा नहीं था, इसने उसको गर्दन में पकड़ा है और उड़ा के ले गया है। स्पाइनी टेल को किल करना लगर फाल्कन का बहुत ही आसान काम है यहाँ। ये है सिनसेंट गेको। ये सिर्फ आपको डीएनपी में मिलेगा, 9वां प्लस पॉइंट हो गया मेरे हिसाब से। ये कुछ स्पीसीज हैं जो सिर्फ डीएनपी में मिलती है, ये वही है, ये सिनसेंट गेको है। सिंध सैंड गेको, सिंध सैंड नहीं, सिंध, सिंध मतलब कर रहे हैं सिंध आप? की, जी। सिंध सैंड गेको, ये सिंध सैंड गेको है। ये इसकी एक बहुत ही अच्छी खूबी है, ये अपनी जीभ से अपनी आंख साफ करती है। वो फोटोज मेरे पास थे लेकिन मैं आपको नहीं भेज पाया, और सभी सॉरी बोलता हूँ, लेकिन कुछ फोटोज हैं जिसमें ये अपनी आंख साफ करती है अपनी जीभ से। बहुत ही अच्छी मैं गेको है, छोटी सी है। मैं थोड़ा आपको इंटरफेयर करूंगा कि जी अच्छा है आपने नहीं भेजा, क्योंकि आपसे फिर से भी बात करने के लिए कुछ तो वजह होनी चाहिए, क्योंकि अभी भूख जो है आप जितना दिखा नहीं चुके नहीं, हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ विंटर की डिटेल दी है, और कुछ मैंने रेप्टाइल्स की डिटेल दी है। अभी बहुत ही बर्ड की जानकारी बाकी है, वो भी मैं दूंगा। ये सिंसेन गेको है, मैंने बता दिया, ये आपको डीएनपी में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। पूरा इंडिया आप छान मारो, आपको सिर्फ डीएनपी में मिलेगी। अगामा भी यही मिलेगा, ये भी यही मिलेगी। ये है लगर फाल्कन एडल्ट, बिल्कुल ही शानदार फोटो मिला है। लगर फाल्कन यहाँ का रेजिडेंट है, भर भर के मिलता है यहाँ। जी और यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं कि इसने पैर में पकड़ा हुआ है स्पाइनी टेल्ड, और ये स्पाइनी टेल भी उसने उठाया, उस टाइम का फोटो लिया हुआ है। ये भी स्टेपी गली है। जी ये सीनिरियस वाल्चर है, एडल्ट है, एकदम भारी भरकम, और बहुत ही अच्छा फोटोज दिया है इसने। और ये हमारे यहाँ मैंने बताया वाल्चर्स में। और इस फोटोज में एक बहुत ही इंफॉर्मेशन है
कि ये टोनी ईगल है। इसके सामने जो आप उड़ते हुए देख रहे हो ना, ये है लोकस्ट, जो अपन उसको टिड्डे बोलते हैं। और टिड्डे आपको मालूम होगा कि इस बार राजस्थान गुजरात में बहुत आए थे। ये पिछले साल का फ़ोटो है, और आप मानोगे इसके ये फ़ोटोज़ जिन्होंने लिया था उस टाइम मैंने झूम करके देखा था, तो उसके पैर में भी ये लोकस्ट के उसने पकड़ रखा था। ये अभी उड़ते हुए उसको खा रहा है। लोकस्ट हमारे यहाँ पहले नहीं आते थे, इस बार लोकस्ट है। लोकस्ट हैरियर का भी खाना है, जीआईबी का भी खाना है, और ईगल भी उसको खा लेते हैं। जी, और ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है। लगर फाल्कन है दोनों। दोनों ने स्पाइनी टेल की पूंछ पकड़ रखी है। टेल तो पूरा खा गए, और स्पाइनी टेल की पूंछ को दोनों खा रहे हैं। बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। ये मूवमेंट आपको सिर्फ डीएनपी में दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा। ये जोड़ा है लगर फाल्कन का। पीछे आप इसके बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसकी फेंस दिख रही है। जी, ये वही क्रीम कलर टॉप है। यहाँ से शुरू किया था, वी हैव कम बैक टू द सेम ईयर। सो जी अलियार जी के साथ कैसे इतना टाइम चला गया, मैं तो चुपचाप ही बैठा रहा कि इतने सारे अच्छे फोटोज के लिए धन्यवाद अलियार जी। क्योंकि जी हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं उनको उनके मन में रह गया कि अलियार जी तो एक ही बार में खत्म नहीं होगा, अलियार जी को बार बार आना पड़ेगा, क्योंकि हर सीजन का एक अपना महत्व है। बिल्कुल। जी। सो मैं और एक बार बता दूं कि अगर आपको डीएनपी जाना है, अलिया जी का नंबर स्क्रीन पे शोकेस्ड है। आप इनके साथ बात करके जानकारी ले सकते हैं। एंड मैं और एक बार धन्यवाद करूंगा हमारे जो सपोर्टर्स हैं, भुवनेश्वर फोटोग्राफी एंड वॉर ऑफ लेंसेस। एंड बिफोर वी एंड, दिस इज द बेस्ट पार्ट, जहां पे अलिया जी अभी समझाएंगे, दिखाए बताएंगे कि हम लोग कैसे जाने के बाद हम लोग कैसे रहेंगे। बट उससे पहले अगर आपको पास कोई क्वेरीज और सजेशंस है इस शोज के लिए, तो हमें clicktalks@चित्रवीतिका में जरूर लिखिएगा। अलिया जी प्लीज। जी, ये मेरे यहाँ पे स्टे के ऑप्शन है। ये प्रीमियम कैटेगरी के हैं। ये टेंट्स है। टेंट्स में भी हमारे यहाँ 3 प्रकार के टेंट्स होते हैं। एक मूमल, ये वो हमारे नाम होते हैं, उसमें अच्छे अच्छे हार्ट्स होते हैं। और ये टेंट से आप देख रहे हैं बहुत अच्छी कैटेगरी के हैं। बहुत ही मतलब मैं कह सकता हूँ प्रीमियम कैटेगरी के हैं। और ये आप उसके अंदर देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा है टेंट रहने को। ये भी एक जो डीएनपी आता है उसके मन में भी रहता है कि टेंट्स में रहें या रूम में रहें। लेकिन मैंने देखा है काफ़ी टेंट्स में रहते हैं, काफ़ी रूम में से में भी रहते हैं। मेरे पास दोनों ऑप्शन है, टेंट्स का भी है और रूम्स भी हैं। बेसिक कैटेगरी भी है, प्रीमियम कैटेगरी भी है। जी, ये मेरा सफारी का व्हीकल है। मेरे पास 3 व्हीकल है, 2 जिप्सी है और एक मेरे पास महिंद्रा का एक्सयूवी है, एक्सयूवी 500। वही व्हीकल चलते हैं यहाँ पे। 4x4 के बिना आप नहीं चला सकते। और मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, मेरा फ़ोन थोड़ा डिस्टर्ब है। मेरा ये व्हीकल है जी। और ये रूम्स के अंदर के फ़ोटो है। Okay, there's one more message coming up from Siddharth Deji. Fantastic photos, information shared. Thanks, Aliar ji. I think Aliar ji थोड़ा उनका नेटवर्क और फोन के चार्ज की बात हो रही है, एंड वी आर टॉकिंग डायरेक्टली टू हिम ऑन फ्रॉम डीएनपी इटसेल्फ। तो मे बी कुछ इश्यूज रहते हैं, बट नंबर्स हैं, आप कभी भी बात कर सकते हो। बट आई जस्ट से कि डेजर्ट इज अमेजिंग, एंड उसमें जितना हम लोगों ने अभी देखा और भी बहुत टाइप के हैं।
So we will be coming up soon with again Aliarji on this, and हम और भी एक्सप्लोर करेंगे। हम इंडिया एंड आई थिंक मोस्ट प्लेसेस जो जो हमारे मन में है हम लोग वो सारे एक्सप्लोर करेंगे। सो बी विथ अस। तो और क्या बताऊं, but these were amazing places and amazing experience sharing. So okay, अलियर जी फिर से हमारे साथ जुड़ गए। थैंक यू अलियर जी वापस आने के लिए। सॉरी, मेरा थोड़ा नेट का कोई प्रॉब्लम हुआ बात नहीं, था। कोई बात नहीं, होता रहता है। जी, मैंने बताया, आपने स्टे के बारे में मैंने बता दिया है। मेरे पास सब जी कैटेगरी है और अच्छे रहने की व्यवस्था है, अच्छे खाने की व्यवस्था है। हमारे यहाँ खाने में राजस्थानी खाना एक हमारी एक अलग पहचान है। राजस्थानी खाना, उसमें केर सांगरी, गट्टा करी, और काफ़ी लोग एंजॉय भी करते हैं उस सब्जी को। और दाल बाटी, और दाल बाटी का जो अपन कह सकते हैं कि आविष्कार हमारे राजस्थान से ही हुआ है। यहाँ पे देसी स्टाइल में बाटी बनाना, दाल बाटी चूरमा, और ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने को एक्टिविटी एक्सप्लोर करने में कि भाई राजस्थान गए तो दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी, गट्टा करी नहीं खाया तो क्या खाया। जी जी जी, मैं तो जी, वही बोलूं कि कभी भी मौका मिले तो मैं आपके साथ यही पहले खाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं और एक चीज सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे सफारी खत्म हो जाए कोई कल्चरल ऑप्शंस है आपके वहां पे? बिल्कुल, हमारे यहाँ राजस्थानी कल्चरल प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। जी उसमें हमारी जो यहाँ की कम्युनिटीज़ है, कुछ कम्युनिटीज़ कालबेलिया डांस है। एक कालबेलिया डांस हो गया। तो कालबेलिया डांस हमारी एक कालबेलिया कम्युनिटी है। जैसे जोगी, जोगी नाम से भी जाने जाते हैं। योगी नहीं, जोगी, जोगी जे, जी जोगी, जोगी कम्युनिटी से आते हैं वो लोग। वो डांस करते हैं। और लंगा मंगनियार कम्युनिटी होती है, वो यहाँ का सॉन्ग गाते हैं। तो राजस्थानी सॉन्ग, ट्रेडिशनल सॉन्ग, जैसे केसरिया बालम, ये सब कई सॉन्ग्स है वो गाते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल प्रोग्राम है। मैंने कई क्लाइंट्स को भी दिखाया है, और ये भी एक हमारे यहाँ की देखने की एक्टिविटीज़ है। और भी बहुत है। मैं आने वाले सेशंस में बताऊंगा कि और क्या क्या है यहाँ डीएनपी में। अभी तो मैंने सिर्फ विंटर माइग्रेशन और कुछ रेप्टाइल्स की जानकारी दी है, और ये भी कंजर्वेशन की भी जानकारी दी है, और डीएनपी की भी जानकारी दी है। अभी तो 20% भी जानकारी नहीं दी है। अभी तो बहुत ही जानकारी बाकी है। तो मुझे वही लगता है कि अगर अलियार जी के साथ आराम से हम लोग और बातें करेंगे, बट आज समय जी हो चुका है। तो अलियार जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें रेप्टाइल से लेके बर्ड्स, वल्चर्स, बर्ड्स में बहुत सारे कैटेगरीज एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और सबसे मजे वाली बात है कि खाने के बारे में, जी जी जी। कल्चर के बारे में। सो धन्यवाद। सो धन्य मैं वही बोलूंगा कि आपके जो क्वेरीज हैं आप अलियार जी को फोन कर सकते हैं, वरना हमें लिख सकते हैं, हम अलियार जी को वो मैसेज भेज देंगे ऑन क्लिक जी टॉक्स चित्रविधि का। सो जी थैंक यू एवरीबॉडी एंड अलियार जी, थैंक यू वेरी मच। वी आर एंडिंग दिस लाइव सेशन। जी तो एक बार मैं क्लोज करने से पहले आप इनविटेशन दे ही दो राजस्थानी स्टाइल में, बोल ही दो। जी। आप कभी भी पधारिए हमारे देश। हम आपके स्वागत के लिए हाजिर है हमेशा। धन्यवाद। अच्छा, ये एंड होने से पहले राजेंद्र सिंह राणावत जी का मैसेज आ गया है जवाई से, और जी राजेंद्र जी जी लिखते हैं थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। जी। थैंक यू, थैंक यू। जी।